गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी जो चैप्टर चल रहा है दैट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब आपके नेक्स्ट जो रूल है दैट इज़ नॉन एज कोलराउज लॉ। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका नाम है कोलराउज लॉ। ठीक है, कोलराउज लॉ बोलते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन बोर्ड एग्जाम। ओके, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट the molar conductivity is equal to the total number of ions and their ionic conductivities। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका देखो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? एट अ ज़ीरो कंसनट्रेशन, यानी कि आपने जो सॉल्यूशन बना रखा है उस सॉल्यूशन के अंदर आपने बहुत ज़्यादा पानी मिला रखा है, उसको इतना डाइल्यूट कर रखा है कि उसकी कंसनट्रेशन जीरो हो चुकी है। दैट इज़ नॉन एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसनट्रेशन का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द मोलर कंडक्टिविटीज़, जो आयन अंदर प्रेजेंट हैं, जैसे अगर आपने कोई भी एक आयोनिक सॉल्यूशन ले लिया ए बी, ठीक है, इससे क्या बनेंगे? ए प्लस आयन बनेंगे और बी माइनस आयन बनेंगे। तो ए प्लस आयन और बी माइनस आयन की जो कंडक्टिविटी है वो, और इनकी जो क्वांटिटी है मतलब कि नंबर है, संख्या है इनकी, वो उन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो उससे टोटल मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट की जा सकती है। मतलब क्या हुआ इसका कि कैटायन और एनायन की जो मोलर कंडक्टिविटी है और उनके जो नंबर हैं, क्वांटिटी है, ओके, उसकी हेल्प से हम मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड आउट कर सकते हैं एट अ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक बात और कहूँ मैं आपको कि जितने भी कैटायन और एनायन हैं दे कॉन्ट्रीब्यूट इन अ सॉल्यूशन बाय देयर आयनिक कंडक्टिविटी। वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे जितने भी हों, सारे के सारे कैटायन एनायन अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं आयनिक कंडक्टिविटी के अंदर। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ देखो आप, ये इसका फॉर्मूला है लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आपके लैम्डा ही कहेंगे इसको हम, वी जो उल्टा वी बना हुआ है इसका मतलब है लैम्डा। लैम्डा को ऐसे लिखते हैं अपन, और यहाँ पे अभी अपन लैम्डा को ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा वी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है ना, आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम का मतलब क्या हुआ? मोलर कंडक्टिविटी। कब? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ठीक है, जब उसमें बहुत सारा आपने वाटर ऐड किया हुआ उस समय, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, वी प्लस लैम्डा इन्फिनिटी पॉजिटिव प्लस वी माइनस लैम्डा इन्फिनिटी नेगेटिव। यहाँ देखो वी प्लस और वी माइनस क्या चीज़ें, ये जो है ना वी प्लस और वी माइनस, दीज आर दी नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन की सॉल्यूशन में कितने कैटायन प्रेजेंट है और कितने एनायन प्रेजेंट है। लैम्डा प्लस एट इन्फिनिटी, लैम्डा माइनस एट इन्फिनिटी, ये उस ए प्लस की और बी माइनस की क्या कंडक्टिविटी है, जिनकी वैल्यू दी हुई होगी जितनी भी होगी। ए प्लस की कंडक्टिव कैटायन की और एनायन की जो कंडक्टिविटी ना वो गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, कितनी वो है। ठीक है, मतलब वो वैल्यू होगी, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन गिवन नहीं होगा, वो हमको देख के निकालना पड़ेगा। कैसे देख के निकालना पड़ेगा देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है आपके कि आपको सबसे पहले KCl की फाइंड आउट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है, तरीका है वो ये है। ओके, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सबसे पहले आप KCl को पहले डिसोशिएट करो तो क्या बनाता है वो? K प्लस और Cl माइनस। तो K प्लस का मतलब 1 कैटायन और Cl माइनस का मतलब 1 एनायन इसके अंदर। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिखा हुआ है, 1 जो लिखते नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूँ एक बार। 1 लैम्डा इन्फिनिटी K प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। तो यहाँ भी 1 लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे V प्लस की संख्या कितनी है? 1, और V माइनस की कितनी है? 1। और हमने प्लस की जगह पे, यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या लिखा? K प्लस। यहाँ माइनस की जगह पे क्या लिखा? Cl माइनस। अब अगर सपोज इनकी वैल्यू गिवन होती कि K प्लस की मोलर कंडक्टिविटी गिवन होती और Cl माइनस की मोलर कंडक्टिविटी गिवन होती, तो हम इनको क्या करते? ऐड करते, तो KCl की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकल जाती, और हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता 1 1 से, और फिर प्लस करते। एक और देखो क्वेश्चन, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट की आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो सबसे पहले हमने आपने इसको डिवाइड किया तो क्या बना? Ba+2 और Cl माइनस। अब देखो बेरियम, सॉरी यहाँ गलत आ गया है, यहाँ बेरियम सल्फेट की जगह आपको क्या लिखना है नोट्स में? BaCl2 लिखना, ध्यान रखना इस जगह पे क्या लिखना है आपको? BaCl2 लिखना है। ओके, इंस्टेड ऑफ बेरियम सल्फेट। अब देखो आप क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड को जब आपने डिवाइड किया तो क्या बना? Ba+2 और Cl माइनस। यहाँ 2 थे तो आपने ट्वाइस Cl माइनस लिखा। ठीक है, अब देखो V प्लस की क्वांटिटी कितनी है? V प्लस की क्वांटिटी 1, Ba प्लस की क्वांटिटी 1 है, और Cl माइनस की कितनी है? 2 है ना। तो आपने क्या लगाया यहाँ पे देखो 1, क्या लिखा आपने यहाँ पर? 1
1 के बाद में लैम्डा इन्फिनिटी एट बी ऑफ बी ए प्लस टू लगाया आपने, क्योंकि वी माइनस की संख्या यानी कि नेगेटिव आयन की संख्या कितनी है 2 है इसलिए, और फिर इसकी Cl माइनस की। अब अगर क्लोराइड आयन की कंडक्टिविटी गिवन होती तो हम इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं पूरे को, प्लस कर देते, तो इसका आंसर निकल जाता है बेरियम क्लोराइड का। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इसमें ट्वाइस तो एल्यूमिनियम आएंगे और 3SO4-2 का आयन आएंगे, तो कैटायन की क्वांटिटी कितनी हो गई 2 और क्लोराइड की क्वांटिटी कितनी हो गई 3। इस हिसाब से कोलराउज लॉ की इक्वेशंस बनती है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसके अंदर। फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड की आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। कब? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किसकी हेल्प से फाइंड आउट करनी है? फॉर दिस पर्पज यू आर प्रोवाइडेड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक HCl, NaCl और सोडियम एसीटेट। 3 सॉल्यूशन आपको गिवन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम एसीटेट। इन तीनों की हेल्प से आपको निकालना है एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी। अब एसिटिक एसिड तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं है इन तीनों में, तो फिर हम एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड यूज में लेके आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू। अब आपको 3 सॉल्यूशन गिवन है, इन तीनों सॉल्यूशंस को आप किस तरीके से प्लस करो माइनस करो कि हमारे पास में लास्ट में एसिटिक एसिड बच जाए। हमने क्या किया देखो, सोडियम एसीटेट को और HCl को प्लस किया और उसमें से NaCl को माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते देखो। सोडियम एसीटेट को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो 2 एनायन बने, एक तो ये एसीटेट आयन, एक सोडियम प्लस। फिर HCl को किया तो H प्लस और Cl माइनस। अब हम माइनस कर रहे हैं तो Na प्लस और यहाँ पे आ जाएगा आपके Cl माइनस। ठीक है, अब जो चीज़ कट रही है उसको काट दो। कौन कौन सी कट रही है देखो, प्लस Na प्लस से Na प्लस, Cl माइनस से Cl माइनस, दोनों कट गए, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए क्या बच गया आपके पास में, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, और इन दोनों में प्लस हो रहा है। इसका मतलब ये इससे क्या बनेगा, ये बनेगा इससे। तो HCl और NaCl और सोडियम एसीटेट की हेल्प से हमने एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर ली है। अब अगर इनकी वैल्यू दे रखी होती, सपोज इसकी वैल्यू दे रखी होती 51, इसकी दे रखी होती 50, 22 और इसकी दे रखी होती 98, तो हम इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करते तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन निकल जाती। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपकी नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्या है इस टॉपिक का नाम, नर्स्ट इक्वेशन। क्या देखा देखो इसके अंदर नर्स्ट इक्वेशन में, नर्स्ट गेव द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एक रिलेशन दिया किसके बीच में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है ना उसके बीच में। क्या रिलेशन दिया देखो इसने, सपोज एक इक्वेशन लिखी हुई है Mn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन, नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन गेन करता है और m का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर मान लो Zn प्लस 2 है, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। ऐसे एक हमने जनरल इक्वेशन लिख दी m फॉर मेटल के लिए, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स m, जो यहाँ लिखी हुई है Zn की तरह। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाते हैं देखो आप, ये हमने बनाई इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन, E इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF। Ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, Ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, इक्वल टू Mn प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन Mn। ठीक है, इसकी हेल्प से अपन ने नर्स्ट इक्वेशन बनाई है यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन N। ठीक है, ये 0.059 कहाँ से आया, R की वैल्यू, T की वैल्यू और F की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू हमने रख के उसको सॉल्व किया, उसके बाद में ये वैल्यू आती है यहाँ पर। ठीक है, Ln का मतलब होता है 2.303 लॉग, ये वाली वैल्यू भी हमने यहाँ रखी 2.303। ठीक है, R जो होता है वो गैस कांस्टेंट है 8.314, T टेम्परेचर है 298 केल्विन, F फेराडेज कांस्टेंट है जो आपके इस चैप्टर से हट गया है 96500 कूलम। तो R, T, F और ये 2.303 लॉग, इन सब की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सॉल्व किया तो हमारे पास में जो आंसर आया वो क्या था 0.059। नंबर ऑफ n क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है, वो हम नहीं रख सकते, वो तो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और ये इस तरीके से आपकी क्या बन गई, नर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये वाली, ये आपके बन गई नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना। अब देखो आप एक क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके अंदर, फाइंड आउट
राइट दी नॉन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल, ये एक सेल है, इसके लिए हमको नॉन इक्वेशन बनानी है। तो क्या बनेगी, देखो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2। 2 कैसे आया कि Zn+2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या कॉपर +2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी जिंक जो है वो जब Zn+2 में बदल रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का रोल है, इसलिए हमने एन की क्वांटिटी यहाँ पे 2 लिख दी है। फिर लॉग Zn+2 की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर +2 की कंसंट्रेशन, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे Zn+2 कंसंट्रेशन और अपॉन कॉपर +2 की कंसंट्रेशन। यहाँ आपको एनोड की जो क्वांटिटी है उसको ऊपर रखना है, ये ध्यान रखना बस, और कॉपर की क्वांटिटी को, कैथोड की क्वांटिटी को नीचे रखना है। इसमें जो ये वाला जो पार्ट है जो लेफ्ट हैंड साइड में है दैट वन इज ऑलवेज एनोड, और जो राइट हैंड साइड में ये दैट वन इज ऑलवेज कैथोड। एक क्वेश्चन दिया हुआ है देखो यहाँ पर, इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज दिस वन, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है, देन डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ सॉल्यूशन विद 0.0 m कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2। कॉपर +2 इसकी कंसंट्रेशन गिवन है, बस एन की क्वांटिटी आप याद कर पता लगा लोगे, क्योंकि कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे एन की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखो क्या आ रहा है क्वेश्चन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 0.058/n, एन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट, तो यहाँ पे गेन हो रहा है इसलिए log 1 कॉपर +2 कंसंट्रेशन। तो हमने कॉपर +2 की कंसंट्रेशन कितनी रख दी 0.0 m, 0.01 डेसिमल घटाया तो ऊपर 100 लगा दिया। इस पूरे को सॉल्व किया तो आंसर कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर log 10 जो होता है उसकी वैल्यू होती है आपके 1 हो जाएगी, तो ये 2 लिख दिया आपने 2 log, और ये 0.281 वोल्ट इसका आंसर निकलेगा। नॉन इक्वेशन की हेल्प से अपन ने इलेक्ट्रोड ईएमएफ को फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब आपके इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या होता है देखो इसमें, इन कोरोजन द मेटल सरफेस इज कंसनट्रेटेड इनटू ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स बाय मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मॉइस्चर का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो अगर मेटल के सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से अगर डैमेज होती है ना, या इसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। कॉपर में जब भी कोरोजन होता है तो कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्न इनटू ग्रीनिश वाइट कलर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये कॉपर जो है वो ग्रीन कलर की जो होती है उसका फॉर्मूला है, कॉपर के अंदर क्या हो गया, कोरोजन हो गया। ठीक है, अब देखो कोरोजन में और रस्टिंग में क्या डिफरेंस है, आपके कोर्स में है रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला पूरा। अब कोरोजन में और रस्टिंग में क्या डिफरेंस है, कोरोजन में मेटल की सरफेस डैमेज नहीं होती है, जबकि रस्टिंग होती है तो मेटल की सरफेस डैमेज हो जाती है, और रस्टिंग केवल किस में होती है, आयरन के अंदर होती है। जबकि कॉपर के अंदर और सिल्वर के अंदर चांदी जो होती है वो ब्लैक पड़ जाती है, तो वो Ag2S के कारण चांदी ब्लैक पड़ती है, तो इनमें तो क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। जबकि आयरन में क्या होता है, रस्टिंग होती है। ये एक बहुत स्लो रिएक्शन है, और ये एक बहुत स्लो रिएक्शन के साथ में इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होती है। हम क्या देखते हैं, अरे यार लोहे में जंग लग गई, वाह लोहा ख़राब हो गया, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। देखो क्या होती है इसके अंदर, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोरोजन इन विच आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड और कन्वर्टेड इनटू रस्ट। ये रस्टिंग का फॉर्मूला आप जानते हो, आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है, रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3.XH2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या होता है इसके अंदर, जैसे आयरन की कोई, ये आयरन का एक बॉक्स है या आयरन की कोई एक सरफेस है, इसके ऊपर जैसे ही पानी की एक बूंद पड़ती है, पानी की एक ड्रॉप गिरती है, उस वाटर के ड्रॉप में कौन कौन प्रेजेंट है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है ना। उस वाटर की ड्रॉप के अंदर एटमॉस्फेयर में भी है और उस वाटर की ड्रॉप में भी है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। सबसे पहले H2CO3 बनता है। तो ये जो सॉल्यूशन है वाटर के ड्रॉप का, इस वाटर के ड्रॉप का सॉल्यूशन अब ये इलेक्ट्रोलाइट का वर्क कर रहा है, और उस इलेक्ट्रोलाइट का, किसका इलेक्ट्रोलाइट है ये, कार्बोनिक एसिड का, H2CO3 का, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, आयरन की एक सरफेस के ऊपर। अब देखो ये जो आयरन की सरफेस है ये काम करती है एनोड का, इसलिए हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन एट एनोड। आयरन की सरफेस है उसका होता है ऑक्सीडेशन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, Fe+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। Fe एक्ट्स एज एनोड, जो वो आयरन मेटल की जो सरफेस है ना जिसमें रस्टिंग हो रही है, वो एनोड का काम करता है, मतलब रस्टिंग होती है उसमें एनोड और कैथोड भी होते हैं। अब देखो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, ऊपर जो सॉल्यूशन में कार्बोनिक एसिड बना था वो डिसोशिएट होता है H+ में और कार्बोनेट के अंदर, CO3-2 के अंदर। अंदर जो वाटर था वो भी डिसोशिएट होता है H+ में और OH- के अंदर। ठीक है, ऐसे 2 H+ मिलते हैं, ये 2 H+, और ऊपर जो Fe+2 से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में ये गेन करते हैं H+ आयन, और क्या बनाते हैं, 2H। ये 2H ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके
2H ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर से समझना एक बार क्या हुआ इसके अंदर। देखो आप यहाँ क्या होता है, कार्बोनिक एसिड डिस्ट्रीब्यूट होता है H+ में और कार्बोनेट आयन में, वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है H+ में और OH- में। ये 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जो Fe से आते हैं उनसे और 2H बनते हैं। ये 2H ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि इस रिएक्शन में वाटर फिर से बन रहा है। तो पानी की एक ड्रॉप अगर आयरन की सरफेस पे गिर गई तो अगर वो सूखती नहीं है तो रस्टिंग अगर स्टार्ट हो गई तो वो रस्टिंग पूरी होती है फिर बीच में वो, क्योंकि अंदर वाटर फिर से बन रहा है एक बार इसलिए। नाउ Fe+2 आयंस रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो ये जो ऊपर Fe+2 आयन बनते हैं ना जिसमें ऑक्सीजन हुआ था, वो ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड फिर से XH2O से रिएक्शन करके और रस्टिंग बनाते हैं Fe2O3.XH2, जिसको हम रस्ट बोलते हैं और जो ग्रीन कलर ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, Fe2O3 यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स नहीं है इसलिए हम यहाँ XH2O लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2। तो इतनी सारी रिएक्शंस होने के बाद में कैथोड पर, एनोड पर, और ये Fe+2 कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तब जाके रस्टिंग होती है और पूरा का पूरा जो आयरन है उसकी सरफेस डैमेज हो जाती है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2। इस तरीके से रस्टिंग होती है, ब्राउन पाउडर बनता है इसके अंदर। ठीक है, ओके।